दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे आतंकियों के सफाई के लिए सेना का सबसे बड़ा प्लान। 200 से भी ज्यादा वाहनों में भेजे गए हैं भारतीय सैनिक। जी हां, जम्मू में अब होगा बड़ा आतंक का खात्मा। तो उधर बताएंगे आपको जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच अमित शाह जी की हाई लेवल मीटिंग लिया गया। ये बड़ा फैसला आप भी जानकर रह जाएंगे दंग। तो वहीं दोस्तों बताएंगे एलोन मस्क ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को इस मामले में दे दी है बधाई। बताएंगे क्यों बधाई दिया गया है पीएम मोदी जी को एलोन मस्क के द्वारा। तो वहीं पाकिस्तान में हिंदू आबादी बढ़ी है या फिर घटी है, जनगणना में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। दोस्तों जनगणना की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया हिंदू समुदाय को लेकर पाकिस्तान में। तो वहीं बांग्लादेश में प्रदर्शन पर कहीं हसीना गद्दी ना छोड़ना पड़ जाए, बताएंगे क्या है अटकलें दोस्तों। तो वहीं इतने साल में असम बन जाएगा मुस्लिम बहुल राज्य, हिमंता बिश्व शर्मा के दावे ने पूरे भारत को चौंका दिया। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू से अब होगा आतंक का खात्मा। 200 से ज्यादा वाहनों में भेजे गए हैं सैनिक। आतंकियों के सफाई के लिए सेना का ये फुल प्रूफ बड़ा प्लान। जम्मू रीजन में बढ़ाई गई फौज की संख्या, वेस्टर्न कमांड से भी भेजे गए हैं सैनिक। दोस्तों बता दें जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के चलते इलाके में फौज की संख्या बढ़ा दी गई है। इलाके से आतंकियों के सफाई के लिए इंटर कमांड चेंज किया गया है। कठुआ, सांबा, कठुआ समेत डोडा, बंदरवाह, किश्तवाड़ा में सैनिकों की संख्या में इजाफा किया गया है। वेस्टर्न कमांड से भी सैनिकों को भेजा गया है। लद्दाख में चीनी सेना पीएलए के साथ हुए फेस ऑफ के बाद पहली बार इतना बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों बीते सोमवार को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के हथियारों से लैस आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ में एक कैप्टन समेत सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू क्षेत्र में 3 हफ्तों में यह तीसरी बड़ी आतंकी घटना थी। सोमवार रात हुए इस हमले से सप्ताह भर पहले कठुआ जिले में आतंकवादियों ने सेना के गश्ती वाहन पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 जवान अपने शहीद हो गए थे और इतनी बड़ी संख्या में सैन्य कर्मी घायल हुए। अब ऐसे में यह बहुत बड़ा फैसला लिया है हमारी भारतीय मोदी सरकार ने। जम्मू में अब वाकई में आतंक का खात्मा होने के लिए बड़ी प्लानिंग कर दी गई है। 200 से भी ज्यादा वाहनों में भेजे गए हैं सैनिक। दोस्तों आपको बता दें इधर 200 से ज्यादा सैनिक भेजे गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह जी की हाई लेवल मीटिंग, क्या एक्शन लेने की तैयारी में है मोदी सरकार। बता दें जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से लगातार हो रहे इन आतंकी हमलों में देश के खुफिया तंत्र पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को आईबी और उसके मल्टी एजेंसी सेंटर मैक के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इसमें देश की तमाम सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के चीफ शामिल हुए। बता दें बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश में उभरते सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए आतंकवादी नेटवर्क और इनकी मदद करने वालों को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि देश के पिछले कुछ समय से तेजी से उभर रही इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एमएसी फ्रेमवर्क अपनी पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर तकनीकी और ऑपरेशनल सुधारों को लागू करने की तरफ अग्रसर है। जी हां दोस्तों, ऐसे में अमित शाह जी का ये हाई लेवल मीटिंग और दूसरी तरफ 200 से ज्यादा गाड़ियों में भरकर भारतीय सैनिकों को जम्मू क्षेत्र में पहुंचाना वाकई में अब दिखा रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। ऐसे में दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी होगा सबसे पहले आपको बताएंगे। तो बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां सोशल मीडिया एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर एलोन मस्क ने पीएम मोदी को दी बधाई। जी हां, एक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोशल मीडिया एक्स पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय होने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में सोशल मीडिया एक्स पर फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। मस्क ने पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बनने पर बधाई। आप भी दोस्तों पीएम मोदी जी को कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा भारी मात्रा में, क्योंकि सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो वहीं बता दें पाकिस्तान में हिंदू आबादी बढ़ी है या फिर घटी है, जनगणना में सामने आई चौंकाने वाले आंकड़े। जी हां, बता दें पाकिस्तान में कम हुई है मुस्लिमों की आबादी, हिंदू की बढ़ी है संख्या, जनगणना में सामने आए हैं ये चौंकाने वाले आंकड़े। आपको बता दें पाकिस्तान में हालिया जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं, जिनके अनुसार देश में हिंदुओं की आबादी अब 38 लाख हो गई है। ये आंकड़ा 2017 की तुलना में अधिक है, जिसके अनुसार हिंदुओं की संख्या 35 लाख थी। साथ ही हिंदू अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय बन गया है। असल में पाकिस्तान में जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो यानी कि पीबीएस ने गुरुवार को 7वीं आबादी और आवास जनगणना 2023 के नतीजे जारी किए हैं। इसमें कई चीजें
चीजें सामने आई हैं दोस्तों। बता दें जनगणना 2023 में पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 24,04,58,089 रहा। कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 2017 में 96.47% से थोड़ी कम होकर 2023 में 96.35% रह गई, जबकि सभी प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी पिछले 6 वर्षों में बढ़ी है। हिंदुओं की आबादी 2017 के 35 लाख से बढ़कर 2023 में 38 लाख हो गई, लेकिन कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 1.73 से घटकर 1.61% हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस पर अब आप क्या राय देना चाहेंगे? क्या ये आंकड़े वाकई में वही आंकड़े हैं जितनी की जनसंख्या है पाकिस्तान की, या फिर इसमें कुछ ना कुछ झोल है? आपको जो भी लगता हो बताइएगा जरूर, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर हिंदुओं के आंकड़े पहले से कम हुए तो भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। उसको इंटरनेशनल लेवल पर नाक रगड़वा के ही भारत मानने वाला है और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान कन्विक्ट बन जाएगा। ऐसे में हो भी सकता है ऐसा कि आंकड़ों में कुछ बदलाव किया गया हो। बहरहाल दोस्तों, क्या आप पाकिस्तान में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिंदुओं की संख्या वाकई में बड़ी होगी? जो भी आपकी राय है, देखते हैं भारत की जनता इस पर क्या अपनी पर्सनल राय देती है। कमेंट में तो वहीं बता दें। बांग्लादेश की जेल में घुसे प्रदर्शनकारी छात्र, लगाई आग, सैकड़ों कैदियों को जेल से छुड़ाया। बता दें बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर अभी भी प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले दागे। साथ ही राजधानी ढाका में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस बीच बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्रों ने बांग्लादेश की जेल में धावा बोल दिया और जिससे वहां से सैकड़ों कैदी भाग गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने जेल में आग भी लगा दी। हिंसक प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। राजधानी ढाका और कुछ स्थानों पर प्रदर्शन कुछ सप्ताह पहले शुरू हुए थे, लेकिन सोमवार से इनमें तेजी आ गई। तो वहीं बता दें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि छात्रों के प्रदर्शन की वजह से शेख हसीना को गद्दी ना छोड़नी पड़ जाए। जी हाँ, बड़ा ही खतरनाक है ये हताशा। आपको बता दें बांग्लादेश में हुई उथल पुथल के बाद 39 लोगों की मौत की खबर है। विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए जब देश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम को फिर से बहाल कर दिया। ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लोकसभा चुनाव में लगातार चौथी बार जीतने के 6 महीने से भी कम समय बाद शुरू हो गया और इस विरोध प्रदर्शन की ताकत इतनी ज्यादा आकी जा रही है कि ये शेख हसीना सरकार को अपनी हवा में उड़ा भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल 245 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं, यानी भारत वापस आ चुके हैं बांग्लादेश से, जिसमें 125 छात्र शामिल है। उच्चायोग बीएसएफ के साथ मिलकर अभी भी मदद कर रही है ताकि अपने भारतीय जितने ज्यादा हो सके इस प्रदर्शन के और भी ज्यादा उग्र होने से पहले निकाल लिए जाएं। बहरहाल दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर आईसीजे ने कहा फलस्तीन पर अवैध है इजराइल का कब्जा, भड़के पीएम नेतन्याहू दे दिया ऐसा बयान। बता दें संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फलस्तीनी क्षेत्र पर इजरायली कब्जे को अवैध बताया है। इस संबंध में 15 न्यायाधीशों के पैनल ने कहा कि इजराइल ने अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग किया जो फलस्तीनी क्षेत्र में उसकी उपस्थिति को अवैध बना रहा है। आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने शुक्रवार को कहा कि फलस्तीनी क्षेत्रों पर दशकों से इजराइल का कब्जा है, जिसे जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सलाहकारों की बैठक बुलाई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की फलस्तीनी क्षेत्र में पूर्वी यरूशलेम सहित अन्य कब्जों की नीतियों पर भी कानूनी स्पष्टता की मांग की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट और जज नवाफ सलाम ने कहा कि अदालत के मुताबिक इजराइल की फलस्तीनी क्षेत्रों में उपस्थिति पूरी तरह अवैध और इसे मुक्त किया जाना चाहिए। तो वहीं बता दें पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बड़ी फायरिंग, 10 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। बता दें बड़ी खबर, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में लोग सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने खिलाफ उठी आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर गोलीबारी की। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, घायलों का आंकड़ा 100 के पार है। पाकिस्तान के बन्नू जिले में लोग सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस प्रदर्शन में खैबर पख्तूनख्वा के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बाल बचे हैं। हम लोगों के आतंक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बन्नू कैंट की 4 दीवारी के पास आग लगाई। इसके बाद कैंट के अंदर घुस गए ये लोग, वहां रखी चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैंट के सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कैंट के सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके बाद गोलीबारी की घटना हुई और 10 की मौत की खबर आ रही है। तो बता दे खुलासा, जम्मू में आतंकी हमले करने वालों में पाकिस्तानी सेना के पूर्व व वर्तमान फौजी भी शामिल। जी हाँ दोस्तों, भारत को मिले हैं इसके पुख्ता सबूत। आपको बता दें जम्मू में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पहला ये कि आतंकियों को स्थानीय मददगार सहज उपलब्ध हो रहे हैं और दूसरा खुलासा ये कि जम्मू में भारतीय सेना पर हमला करने वाले आतंकियों में पाकिस्तान सेना के पूर्व व वर्तमान
सैनिक दोनों के दोनों कैटेगरी शामिल। जी हाँ दोस्तों, आतंकवादी तो शामिल थे ही, लेकिन पाकिस्तान के सेना के पूर्व यानी कि रिटायर्ड सैनिक के साथ साथ वर्तमान के सैनिक भी शामिल है। दोस्तों, दैनिक भास्कर में सैन्य सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि जम्मू रीजन के रियासी हमले में मारे गए आतंकियों से जो हथियार और सैटेलाइट फोन मिले थे वो इस बात के सबूत हैं कि जम्मू में आतंकी हमले कर रहे नए आतंकियों में पाकिस्तान सेना के पूर्व व वर्तमान फौजी भी शामिल है। दोस्तों, साल 2024 में आए दिन हो रहे जम्मू आतंकी हमलों में पाकिस्तान सेना के शामिल होने का दूसरा ये सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि इन हमलों का तरीका पाकिस्तान सेना के पैरा 2 पर डिवीजन जैसा है। सैटेलाइट फोन भी पूरी तरह से एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में पाकिस्तान की औकात क्या है वो सबके सामने खुलकर आ चुका है कि अभी तक यही सुनने में मिला था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है, लेकिन ये पहली बार सुनने को मिला है कि वो अपने सैनिकों को भी आतंकवादियों की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उनको भी आतंकवादी बना चुका है। यानी कि पाकिस्तान का नाम आतंकिस्तान यूं ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में पाकिस्तान की इस नीच हरकत पर आपकी क्या राय होने वाली अवश्य कमेंट में लिखकर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को आज जितना ज्यादा हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर करिएगा ताकि हर किसी को पता चल चुके कि पाकिस्तान की औकात क्या है, वो सैनिकों को आतंकवादी बना चुका है। तो वहीं आपको बता दें, ताइवान पर सिर्फ एक हफ्ते में आक्रमण कर सकता है चीन। जापान की सरकारी रिपोर्ट ने चौंका दिया। जी हाँ, एक जापानी सरकारी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ताइवान पर आक्रमण करने की चीन की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट में घटनाओं की संभावित समय सीमा बताई गई है। अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। योमी उरी शिम्बून की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अगर चीनी सेना और सरकार प्रभावी ढंग से सैनिकों का समन्वय करती है तो वो शत्रुता शुरू होने से एक हफ्ते के भीतर अपनी सेना को ताइवान में उतार सकते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों 2023 की गर्मियों के दौरान नौसेना के जहाजों और मिसाइल प्रक्षेपणों से जुड़े चीन के सैन्य प्रशिक्षण अभियानों के विश्लेषण पर आधारित है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के निष्कर्ष में बताया गया है कि चीन की तकनीकी और संगठनात्मक क्षमता में पिछले कई विश्लेषणों से कहीं अधिक सुधार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टोक्यो को सतर्क रहना चाहिए और ताइवान पर संघर्ष से बचने के लिए निवारक प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, ताइवानी विदेश मंत्री ने ट्रंप को दे दिया जवाब, कहा हम अपनी रक्षा के लिए खुद पर निर्भर हैं। जी हाँ, ताइवान के विदेश मंत्री लीन चिया लुंग ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि ताइवान को रक्षा के लिए खुद पर निर्भर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन से मिल रहे खतरे को देखते हुए अपनी सेना पर खर्च बढ़ाना और उसका आधुनिकीकरण करना जारी रखना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ फिर से चुनाव में हैं। उन्होंने इस हफ्ते प्रकाशित एक इंटरव्यू में कहा था कि ताइवान को रक्षा के लिए हमें भुगतान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि द्वीप ने अमेरिकी सेमीकंडक्टर व्यवसाय ले लिया है। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाली पीएम को भेजा बधाई संदेश, कहा हमारी साझेदारी ने सहयोग के नए रास्ते खोले हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पड़ोसी देश नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को शुक्रवार को बधाई संदेश भेजा। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि हमारी साझेदारी ने सहयोग के नए रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही वादा किया कि उनकी सरकार आर्थिक समृद्धि की दिशा में हिमालयी देश की दृढ़ साझेदार रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पीएम ओली के नेतृत्व और बहुमूल्य अनुभव से दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग लोगों के लाभ के लिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोस प्रथम नीति के तहत एक विशेष और प्राथमिकता वाला साझेदार बना हुआ है। दोस्तों, ओली ने 15 जुलाई को नेपाल के 45वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये उनका चौथा कार्यकाल है। ओली के नेतृत्व वाली नई सरकार के सामने देश में राजनीतिक अस्थिरता प्रदान करने की कठिन चुनौतियां हैं। तो वहीं बता दें, खंडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह पहुंचे हाई कोर्ट। एनएसए हटाने को लेकर दायर की याचिका। जी हां, नवनिर्वाचित सांसद और कट्टरपंथी अमृतपाल ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में एनएसए हटाने की मांग की गई है। अप्रैल 2023 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव पंजाब के श्री खंडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता था। वो कथित खालिस्तानी समर्थक संगठन वारिस पंजाब डे के प्रमुख हैं और अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले की घटना में भी आरोपी हैं। अमृतपाल के खिलाफ पहला हिरासत आदेश मार्च 2023 में पारित किया गया था, जब उन्होंने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। अपनी याचिका में अमृतपाल ने कहा है कि उनके जीवन और स्वतंत्रता को असामान्य और क्रूर तरीके से पूरी तरह से छीन लिया गया। तो दोस्तों, वहीं बता दें, जर्मनी में लंबी दूरी के हथियार तैनात करेगा अमेरिका। रशिया ने कहा हम परमाणु मिसाइलों से देंगे तुम्हारे हथियार का जवाब। जी हां, रशिया में जर्मनी में अमेरिका की लंबी दूरी के पारंपरिक
पारंपरिक हथियारों की तैनाती की योजना पर जबरदस्त नाराजगी जताई है। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई याराबकोव ने अमेरिका की इस योजना के जवाब में परमाणु मिसाइलों की नई तैनाती से इनकार नहीं किया है। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने याराबकोव के हवाले से कहा कि रूस के कलिनिनग्राद क्षेत्र की रक्षा के एक विशेष फोकस है। कलिनिनग्राद नाटो सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है। यहाँ रूसी नौसेना के उत्तरी बेड़े का मुख्यालय भी है। एजेंसी ने कहा कि उन्होंने मॉस्को में संवाददाता से कहा है कि मैं किसी भी विकल्प से इनकार नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, भारत के इस कदम से बदल जाएगी मालदीव की किस्मत। एक हफ्ते में मालदीव को होगा बड़ा फायदा। जी हां, भारत और मालदीव के बीच हाल के दिनों में रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन अब मालदीव ने कहा है कि भारतीय सहायता से बन रहे हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लगभग 68% कार्य पूरा हो चुका है। भारत ने कहा है कि इस परियोजना का द्वीप समूह देश के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। बुनियादी ढांचा मंत्रालय ने घोषणा की है कि हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य 67.5% पूरा हो चुका है, जिसे भारत सरकार द्वारा 80 करोड़ MVR यानी मालदीव की मुद्रा MVR ऋण सहायता से वित्त पोषित किया जा रहा है। परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मालदीव के नए हवाई अड्डे का काम पूरा करने के करीब पहुंच चुका है। भारत वित्तीय मदद कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो समय दूर नहीं जब मालदीव घुटनों पर बैठकर भारत से माफी मांगेगा और कहेगा हमका माफी दे दो साहब। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक पर आतंकी हमले का बड़ा खतरा। हाई अलर्ट पर फ्रांसीसी सुरक्षा एजेंसियां ISIS-K पर शक। जी हां, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक समारोह पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ISIS-K पेरिस ओलंपिक को निशाना बना सकता है। ऐसे में खतरे को टालने के लिए फ्रांसीसी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं और वे दूसरे देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क में भी हैं। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई को होने वाली है और इसका अंत 11 अगस्त को होगा। इसमें दुनिया भर के देशों के शीर्ष खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। ओलंपिक के इतिहास में पहले भी आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में फ्रांसीसी सुरक्षा अधिकारी कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों वहीं बता दें, इंडिया भूटान से जुड़ी खबर, भारत के साथ करीबी संबंध जारी रहेंगे। जी हाँ, विदेश सचिव मिस्त्री से बोले भूटान के प्रधानमंत्री तोबगे। जी हाँ, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने शुक्रवार को भूटान के प्रधानमंत्री यानी भूटानी PM शेरिंग तोबगे से मुलाकात की। इस दौरान PM मोदी तोबगे ने शुक्रवार को कहा कि आपसी भरोसे से बंधे करीबी द्विपक्षीय संबंध जारी रहने चाहिए। मिस्त्री अपने समकक्ष पेमा चोडेन के साथ भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता करने के लिए 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर शुक्रवार को यहाँ पहुंचे। तो वहीं आपको बता दें, घर कब लौटेंगे रूसी सेना में भर्ती किए गए, भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। दोस्तों, रूसी सेना में भर्ती करीब 50 भारतीयों ने वापस लौटने के लिए भारतीय दूतावास से गुहार लगाई है। विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई और कहा गया है कि अपील पर भारत व रशिया सकारात्मक कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में रेगुलर ब्रीफिंग की। इस दौरान सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम लगभग 50 भारतीय नागरिकों के बारे में जानते हैं जो वर्तमान में रूसी सशस्त्र बलों में अपना रोजगार समाप्त करना चाहते हैं। ये ऐसे मामले हैं जहां व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों ने अपनी शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने में सहायता के लिए हमसे संपर्क किया है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान से खबर, तेल, दालें, आटा, चीनी, दूध और चिकन की कीमतों में वृद्धि। महंगाई की मार से लोग परेशान। जी हां, महंगाई बढ़ने के कारण खाना पकाने के लिए तेल, दालें, आटा, चीनी, दूध और चिकन जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे लोगों के बजट पर बुरा असर पड़ा है। एक न्यूज के अनुसार 25 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे मुद्रास्फीति दर 23% से अधिक हो गई है, जिसके कारण दलों के लिए 65 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलोग्राम और खाना पकाने के लिए तेल 340 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। तो वहीं बता दें कि चीन के कर्ज से पार पाएगा पाकिस्तान या होगा श्रीलंका जैसा हाल। एक्सपर्ट ने बता दिया हर दिन क्यों बढ़ रहा है पाकिस्तान पर संकट। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बीते कुछ समय में काफी खराब हालत में चली गई है। नए कर्ज के लिए उसकी निगाहें चाइना और UAE की तरफ से हैं, जो IMF के से भी राहत की उम्मीदें हैं। अगर पाकिस्तान को विदेश से मदद नहीं मिलती है तो देश के सामने दिवालिया होने तक का संकट है। पाकिस्तान ने चीन से कई प्रोजेक्ट के लिए कर्ज लिए हैं, लेकिन ये उसके लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन और आर्थिक विशेषज्ञ राजा आमिर इकबाल से इस पर बात की, जिस पर उन्होंने कह दिया है कि जो चीजें पाकिस्तान में हो रही है वो स्थिति की बेहतरी के लिए नहीं है, जो कि पाकिस्तान को संकट में कभी भी डाल देगा। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर होंगे क्या, जो बाइडेन एग्जिट प्लान पर मंथन में जुटा परिवार। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से बाइडेन के संभावित बाहर निकलने के अटकलों के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन का परिवार अब इस बात पर विचार कर रहा है कि अगर वो राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर होने का फैसला करते हैं तो इसका कैसा और कितना असर हो सकता है। इतना ही नहीं, बाइडेन का परिवार ऐसी एग्जिट पर
पर विचार कर रहा है, जिससे उनकी पार्टी का दूसरा उम्मीदवार चुनाव जीत जाए और डोनाल्ड ट्रंप ही हार सके। जी हाँ, तो आपको बता दें, ऐसे में जो बाइडेन से ज्यादा कमला हैरिस को योग्य मानती है उनकी पार्टी सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को बनाया जाएगा और बाइडेन को बड़े प्यार से पार्टी से हटा दिया जाएगा। जी हाँ, तो वहीं बता दें, यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 29 जुलाई से होगा शुरू। सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष, सदन में उठ सकता है दुकानों में नेम प्लेट लगाए जाने का मुद्दा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 29 जुलाई से शुरू होने वाला है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी की 18वीं विधानसभा के दूसरे सत्र को शुरू करने की अनुमति दे दी है, यानी सोमवार को यह सत्र सुबह 11 बजे से शुरू किया जाएगा। शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। माना यह जा रहा है कि यह सत्र 4 से 5 दिनों का हो सकता है। तो वहीं बता दें, यूपी में बीजेपी और आरएसएस की बैठक टल गई, बनाया जाएगा नया शेड्यूल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं के बीच होने वाली बैठक को टाल दिया गया है। ये बैठक शनिवार 20 जुलाई को, रविवार 21 जुलाई को होनी थी। 2 दिनों तक चलने वाली ये मीटिंग आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार के साथ होनी थी। अब नया शेड्यूल सामने आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने तय कार्यक्रमों में जाएंगे। तो वहीं बता दें, 2041 तक मुस्लिम बहुल राज्य हो जाएगा असम। सीएम शर्मा ने किया बड़ा दावा। आखिर इनके दावे में कितना है दम, आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में करीब 30% बढ़ रही है और 2041 तक वे बहुसंख्यक बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर 10 साल में मुसलमानों की आबादी 11 लाख तक बढ़ जाती है, वहीं हिंदू समुदायों की आबादी सिर्फ 16% बढ़ रही है। सीएम शर्मा ने कहा कि 2011 में असम में 1 करोड़ 40 लाख मुस्लिम थे। 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। ये एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल दोस्तों, वाकई में ये बयान देकर शर्मा ने चौंका दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं बता दे, बाबा काशी विश्वनाथ के अब ऑनलाइन भी होंगे दर्शन। शिवरात्रि से शुरू होगी शिव भक्तों के लिए सुविधा। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। इसको लेकर विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब श्रद्धालु घर बैठकर ऑनलाइन माध्यम से बाबा के दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में हर हर महादेव कहना मत भूलिएगा कमेंट में। तो वहीं दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। जी हाँ, वुमेन एशिया कप 2024 से बड़ी खबर। टीम इंडिया ने दाम्बुला के मैदान पर महिला एशिया कप के तहत पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की। तो वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।